नमस्कार। आज का सवाल बड़ा दिलचस्प है ना। हाँ, बिल्कुल। क्या ब्रह्मांड की शुरुआत को लेकर जो आधुनिक बिग बैंग सिद्धांत है और हजारों साल पुराना एक वैदिक सूक्त हिरण्यगर्भ सूक्त, हाँ, क्या इनमें कोई गहरा कनेक्शन हो सकता है? मतलब क्या पुराने श्लोकों में आज के साइंस की कोई झलक मिलती है? ये सवाल है। हाँ, वही। हम लोग आज ब्रह्मांड का वैदिक और वैज्ञानिक उद्भव नाम के एक लेख से मिली जानकारी को थोड़ा खंगाल रहे हैं। सही है। कोशिश ये समझने की है कि ये जो समानताएं दिखती हैं वो बस क्या कहें इत्तेफाक हैं, या फिर क्या ये एक ही सच्चाई को बताने के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं? हाँ, या फिर कोई बहुत हल्की सी अनदेखी सी कड़ी भी हो सकती है विचारों के आने जाने की, कौन जाने। तो देखते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान और हमारा नया विज्ञान दुनिया बनने के इस बुनियादी सवाल को कैसे देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद का है ये। मंडल 10 सूक्त 121। हाँ, इसका मतलब है सुनहरा गर्भ या सुनहरा अंडा। गोल्डन वूम या एग। हाँ। ये सूक्त एक तरह से आध्यात्मिक नजरिया देता है उत्पत्ति का, कि शुरुआत में एक तेजस्वी सुनहरा गर्भ था जिसमें सब कुछ समाया हुआ था, और फिर उसी से समय, जगह, देवता, सारे जीव सब निकले। और सबसे खास बात इसमें क्या है? खास बात यह है कि ये चेतना, ये जो मूल तत्व था, वो देवताओं से भी पहले था, एक अकेली ताकत। अच्छा। सूक्त कहता भी है शुरुआत में हिरण्यगर्भ पैदा हुआ, जो पैदा होते ही सभी चीजों का अकेला मालिक बन गया। तो ये सिर्फ एक माइथोलॉजी जैसी नहीं लगती, बल्कि दुनिया कैसे बनी इस पर एक गहरी फिलोसॉफिकल सोच लगती है। और यहीं से मामला और भी रोमांचक हो जाता है। कैसे? क्योंकि देखिए, हजारों साल बाद 20वीं सदी में जॉर्ज लेमेत्रे, एडविन हबल, स्टीफन हॉकिंग, इन जैसे वैज्ञानिकों ने बिग बैंग सिद्धांत सामने रखा। हाँ, बिग बैंग थ्योरी। इसके मुताबिक हमारा ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटे, मतलब अकल्पनीय रूप से छोटे और बेहद गर्म और घने बिंदु से शुरू हुआ। सिंगुलैरिटी जिसे कहते हैं। हाँ, सिंगुलैरिटी। जैसे सुई की नोक से भी छोटा, जिसमें सब कुछ था। फिर एक जबरदस्त महाविस्फोट हुआ। और उसी से स्पेस, टाइम, मैटर सब बना। बिल्कुल। और जो सबसे हैरान करने वाली समानताओं में से एक है, वो ये है क्या? कि बिग बैंग से ठीक पहले, मतलब उस घटना से पहले, समय जैसी कोई चीज थी ही नहीं। वक्त नहीं था। नहीं, समय का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और ये बात वेदों की उस सोच से गजब का मेल खाती है, जहां सृष्टि बनने से पहले एक समय रहित कालातीत अवस्था बताई गई है। अरे हाँ, ये तो कमाल का पॉइंट है। स्टीफन हॉकिंग ने खुद कहा था, आपको याद होगा, कि ब्रह्मांड हमेशा से नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड और खुद समय भी बिग बैंग में शुरू हुआ। अब इसकी तुलना उस वैदिक लाइन से कीजिए, वो अकेला ही शुरुआत में मौजूद था, जो कुछ भी है उसका मालिक। वाह, समय से पहले वाली बात, ये तो वाकई चौंकाने वाली है। बिल्कुल वैसी जैसी सूक्त में है ना? तो ये समानता सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये विचार किसी तरह पश्चिम तक भी पहुंचे होंगे, लीक हुए होंगे। देखिए, ये सवाल तो उठता है, और यहाँ पर ट्रांसलेटर्स की भूमिका आ जाती है। अच्छा, अनुवादकों की। हाँ, जैसे रैल्फ ग्रिफिथ ने 1889 से 96 के बीच ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद किया। वो यूरोप के विद्वानों तक पहुंचा। फिर कार्ल फ्रेडरिक गेल्डनर ने 20वीं सदी की शुरुआत में जर्मन अनुवाद किया, जो बहुत माना गया। और जर्मनी उस समय साइंस और इंडियोलॉजी दोनों का हब था। बिल्कुल, फिजिक्स का भी और भारत से जुड़े अध्ययन का भी। तो क्या ये मुमकिन है कि इन प्राचीन विचारों ने सीधे सीधे नहीं, पर शायद उस माहौल पर थोड़ा असर डाला हो जिसमें आधुनिक भौतिकी सोच रही थी, एक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस? हाँ, लेकिन यहीं हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। बहुत जरूरी सवाल है ये। क्या हम इसे सीधा प्रभाव कह सकते हैं, या ये सिर्फ एक जैसी सोच है, एक गूंज, इको? मतलब उधार लिया या बस टकरा गए विचार? एग्जैक्टली। देखिए, ऐसा कोई पक्का सबूत, कोई रिकॉर्ड नहीं है कि स्टीफन हॉकिंग ने वेद पढ़े थे या इन अनुवादकों का जिक्र किया। अच्छा। तो इसे सीधा उधार या चोरी, जैसा कुछ लोग कह देते हैं, वैसा कहना तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, अकादमिक रूप से सही नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, डायरेक्ट लिंक नहीं है। लेकिन ये सोचना तो बनता है
क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया की शुरुआत एक अनोखे अकेले पॉइंट से होने का जो मूल आइडिया हिरण्यगर्भ सूक्त में है, वही आइडिया बिग बैंग मॉडल में एक दार्शनिक लेवल पर उभर कर आया हो, अनजाने में ही सही? हाँ, ये मुमकिन लगता है। हाँ, इसे हम दार्शनिक मेल या फिलोसॉफिकल कन्वर्जेंस कह सकते हैं। ये एक अच्छा टर्म है। फिलोसॉफिकल कन्वर्जेंस मतलब ये कि ऐसा लगता है कि जिस चीज को प्राचीन ऋषियों ने अपनी इंट्यूशंस से, अपनी अंतर्दृष्टि से महसूस किया, हाँ, विज्ञान ने बाद में उसे गणित, ऑब्जर्वेशंस, अपने तरीकों से समझने की कोशिश की, एक मॉडल बनाया। हाँ, तो फर्क शायद नजरिए का है, पर्सपेक्टिव का। काफी हद तक। वेद पूछते हैं कि शुरुआत में कौन था? वो एक आध्यात्मिक शक्ति या तत्व की बात करते हैं ना? हाँ, कस्मई देवाय हविषा विदेम, किस देवता को हम हवि दें। बिल्कुल। और विज्ञान पूछता है कि ये कैसे हुआ? वो प्रक्रिया, वो फिजिकल लॉज पे ध्यान देता है। जैसे तुलना करें, वेद कहते हैं जिसके सहारे स्वर्ग और पृथ्वी टिके हैं, और विज्ञान कहता है एक सिंगुलैरिटी जिससे सारे स्पेस टाइम डायमेंशन उभरे। कभी कभी लगता है जैसे वैज्ञानिक फॉर्मूले के पीछे कोई पुरानी फुसफुसाहट सी हो। हाँ, एक गूंज तो महसूस होती है। तो निचोड़ ये है कि हॉकिंग ने वेदों से कुछ चुराया नहीं, ये कहना गलत होगा। बिल्कुल नहीं। पर शायद कुछ जो बुनियादी सच्चाइयां हैं वो समय, संस्कृति, भाषा, इन सब से परे होती हैं और अलग-अलग तरीकों से सामने आ जाती हैं। हाँ, जैसे ऋग्वेद में ही कहीं कहा गया है, शायद 1.164.46 में, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। हाँ, सत्यलेख है, जानने वाले उसे कई नामों से बुलाते हैं। क्या बात है! तो हिरण्यगर्भ सूक्त और बिग बैंग सिद्धांत एक ही गहरे रहस्य को देखने वाले दो अलग-अलग आईनों की तरह है। बिल्कुल, एक आत्मा की नजर से देखता है, दूसरा विज्ञान की। और ये हमें एक सोचने लायक सवाल पर छोड़ जाता है क्या? कि अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति जैसे इतने फंडामेंटल सवाल पर प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान इस तरह मिल खा सकते हैं, कन्वर्ज कर सकते हैं, तो जिंदगी के और कौन से गहरे रहस्य हैं जहां ज्ञान के ये दो अलग दिखने वाले रास्ते, मतलब पुराना दर्शन और नया विज्ञान, एक जैसी आवाज में बात करते मिल सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब अगर हम आज की साइंटिफिक खोजों को पुराने दार्शनिक विचारों के फ्रेमवर्क में रखकर देखें, तो और क्या नई परतें खुल सकती हैं और क्या पता चल सकता है? हाँ, सोचने वाली बात है।